नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल busyभाई.com में। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता हूं। तो एक और नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी ऐसी जरूरत फाइनेंशियल टर्म्स जो आपके लिए जरूरी है, उसके ऊपर वीडियो लेकर आता हूं। इस बार का जो वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, वो वीडियो है टर्म इंश्योरेंस को लेके। एक ऐसा इंश्योरेंस जो कि हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, जिसकी जो नीड है, जिसकी जो समझ है, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर, अगर हम इंडियन बाजार की बात करें या हम भारत के अंदर बात करें, तो बहुत से कम लोगों को समझ है। जो टर्म इंश्योरेंस होता है दोस्तों, वो अगर इंश्योरेंस की लैंग्वेज में बात करूं तो प्योर और शुद्ध इंश्योरेंस, जो प्योर इंश्योरेंस कहते हैं और जो शुद्ध इंश्योरेंस कहते हैं, वो टर्म इंश्योरेंस होता है। बाकी सेविंग प्लान्स और एंडोमेंट प्लान के साथ में आपको डेथ बेनिफिट मिल जाते हैं इंश्योरेंस के रूप में। लेकिन जो टर्म इंश्योरेंस रहता है, वो आपको प्योर इंश्योरेंस देता है कि आपको आपकी डेथ के ऊपर आपके फैमिली को एक अच्छा और बड़ा अमाउंट है। जैसे दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनियां 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख और इंश्योरेंस देती है, 50 लाख का, 1 करोड़ का, और बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम के ऊपर देती है। अगर मैं बात करूं टर्म इंश्योरेंस को हम एक लाइन में समझे, तो आपको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं कि आपकी अगर अनुपस्थिति के अंदर आपके परिवार को कितने सम अश्योर्ड की जरूरत होगी, आप उतने का टर्म इंश्योरेंस लीजिए, जो आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देगा। मतलब आपके जाने के बाद में जो आपकी जवाबदारी थी, जो इनकम से रिलेटेड जवाबदारी थी, जैसे आपके अगर कुछ लोन्स थे या आपकी कुछ फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जैसे आपके फैमिली के लिए लाइफ स्पेंड करना है, इतनी बड़ी लाइफ स्पेंड करना है, तो उनके जो दैनिक खर्चे थे उसके लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी, आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए जो फंड की जरूरत पड़ेगी, आपके फैमिली को जीवन यापन के लिए आपके मदर फादर, आप अगर मैरिड है तो आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, तो उनको जो पैसों की जरूरत पड़ेगी, जो फंड की जरूरत पड़ेगी, जिससे वो अपना आगे का जीवन आराम से निकाल सके, आप उनकी जो फाइनेंशियल नीड्स है वो कंप्लीट हो सके, वो आपका सम अश्योर्ड कहलाता है। अगर दोस्तों मैं एक सिंपल से आपको कैलकुलेशन में समझाऊं कि आपको कितना सम अश्योर्ड लेना चाहिए, तो आपको अपनी इनकम का ये देखना चाहिए कि आपकी रेगुलर इनकम कितनी है। अगर आप सालाना 3 लाख रुपए कमाते हैं, मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ मंथली कैलकुलेशन करूं, तो आप सालाना लेवल के ऊपर अगर 3 लाख कमाते हैं, तो आप उसका 10 गुना अगर जोड़ेंगे तो 30 लाख होगा। अगर आप उसका 20 गुना जोड़ेंगे तो 60 लाख होगा, और 25 गुना आप जोड़ेंगे तो होगा 75 लाख रुपए। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने जो इनकम है, अगर उसका आप 10 गुना लेते हैं, तो आपकी फैमिली का जो प्रोटेक्शन है, अगर आपको जरूरत पड़ी, आपकी फैमिली को क्लेम मिला, तो आपकी फैमिली का सर्वाइवल थोड़ा इजी हो पाएगा, उनको थोड़ा सपोर्ट मिल पाएगा। लेकिन वहीं पे आप अगर 20 गुना लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आपकी फैमिली को काफी अच्छा सपोर्ट मिल पाएगा। वहीं पे अगर आपका जो सम अश्योर्ड आप 25 गुना लेते हैं या 30 गुना लेते हैं, तो आपकी फैमिली को काफी अच्छा सपोर्ट दे के जाएगा, काफी अच्छा कवर दे पाएंगे। कि अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपए है और आपकी फैमिली को अगर 30 गुना 90 लाख रुपए आप अगर ले लेते हैं, तो 90 लाख रुपए का सपोर्ट आपकी फैमिली को काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो ये कैलकुलेशन होती है। अगर मान लीजिए आप सालाना 1 करोड़ कमाते हैं और आपने अगर 1 करोड़ का ही ले रखा है, तो 1 साल के बाद आपकी फैमिली क्या करेगी? फिर आपकी फैमिली के लिए 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस, मतलब आपने 1 साल तक की ही उनके लाइफ के लिए व्यवस्था कर रखी है। अगर मैं बात करूं, आपने 30 गुना, मतलब अगर आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो आपने सोचा कि 1 करोड़ कमाता हूं, 10 करोड़ का मैं इंश्योरेंस ले लूं, तो आपकी कैपेबिलिटी उतनी नहीं बनती है। जो आपका कैपेबिलिटी बनती है वो 30 गुना की बनती है। मतलब आप अगर अच्छी एक लाइफ स्टाइल देके जाना चाहते हैं अपने फैमिली को, आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ उनको एक कवर देना चाहते हैं, तो आपको टर्म इंश्योरेंस आपकी जो इनकम है उसका कम से कम 20 से 30 गुना की रेंज में लेना चाहिए। मतलब आपकी इनकम एक नॉर्मल इनकम में मानता हूं 10 लाख रुपए जो होती है, 5 से 10 लाख रुपए व्यक्ति कमाता है, 5 लाख रुपए भी कमाता है, तो उसको कम से कम 1 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात हो गई कवर की। अब हम बात करते हैं कि टर्म इंश्योरेंस काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों का रहता है कि जब इतना बड़ा क्लेम की बारी आएगी तो कंपनी देने से मुकर जाएगी और कंपनी देने से मना कर देगी।
मैं आपको 2 से 3 चीजें बताता हूं इनडायरेक्टली वे के अंदर कि कंपनी क्लेम ठुकरा देती है और कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है, बिल्कुल कर देती है। मेजर चीज ये होती है कि जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तब आपने कोई गलत जानकारी नहीं दी हो। जैसे आपको कोई पहले से बीमारी थी और आपने छुपाई, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है, उसने टर्म इंश्योरेंस ले लिया और आने वाले 2 से 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने के अंदर उसकी कैंसर से डेथ हो गई, कंपनी इसको रिजेक्ट कर देगी। क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस लेते समय पे नहीं बताया। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस लेते समय ये डिक्लेरेशन दिया है कि इन्हें कैंसर है और उसके बाद भी कंपनी ने आपको इंश्योरेंस जो बढ़ी हुई प्रीमियम मांगी और उस वो आपने पे करी और फिर भी इंश्योरेंस दे दिया आपको टर्म इंश्योरेंस, तो उस केस के अंदर चाहे वो कंपनी ने 3 महीने 4 महीने कुछ भी ड्यूरेशन हुआ हो, अगर कंपनी ने कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई है तो आपका 1 करोड़ का क्लेम हो या 5 करोड़ का क्लेम हो आपको मिलेगा। कंपनी उसके लिए मना नहीं कर सकती, लेकिन आपकी जानकारी पूरी सटीक और सही होनी चाहिए। दोस्तों मेजर से जो होता है ड्रिंक एंड ड्राइव का केस होता है, इस केस के अंदर कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। अगर बात करूं मैं HIV, अगर आप HIV पॉजिटिव है तो कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती है। और जो तीसरा जो केस था जो कि काफी समय पहले था कि सुसाइड के केस के अंदर कंपनी क्लेम रिजेक्ट करती थी, लेकिन वो बैरिकेड्स भी अब हट चुके हैं। 3 इयर्स अगर आपको कंप्लीट हो चुके हैं और 3 इयर्स के बाद में आपका कोई ऐसा क्लेम आता है तो कंपनी फिर आपको वो क्लेम देती है। वैसे अब जो रूल बन चुका है कि 3 इयर्स अधिकतर लोगों को पता है कि 3 साल बाद हो गया तो कंपनी से हम कैसे भी क्लेम ले सकते हैं। तो दोस्तों कुछ जो मैंने आपको रीजन बताए, इन केसेस के अंदर कंपनी के पास में राइट्स होते हैं आपके क्लेम को ठुकराने के। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कंपनी आपको क्लेम देना चाहती है, दोस्तों टर्म इंश्योरेंस जब आप लेते हैं, कंपनी आपसे प्रीमियम लेती है, तो कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अगर वो आपको क्लेम देगी तो डेफिनेटली आपके बिहाफ पर जब आपके वो 10 रिश्तेदार से जब क्लेम के समय पे ऑडिट करेगी या 10 रिश्तेदार को पता चलेगा, आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल देखेंगे, तो डेफिनेटली 10 लोग उस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेंगे, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा है कि हाँ कंपनी ने क्लेम दिया। तो कोई भी कंपनी कभी कोशिश नहीं करती कि उसका क्लेम रिजेक्ट हो। कंपनी अगर आया है क्लेम तो बिल्कुल आपको मिलेगा। और टर्म इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के किसी व्यक्ति के जाने के बाद मिलता है। तो दोस्तों ये काफी एक फैमिली को सपोर्टिव होता है। अगर मैं बात करूं टर्म इंश्योरेंस लेते समय पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहली चीज कि जो भी जानकारी आप दे रहे हैं, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस कंपनी को सही जानकारी दीजिए। कभी भी कोई भी मिसगाइड, मिसकम्युनिकेशन और किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन मत कीजिए किसी की भी कहने पे। चाहे आपको एजेंट बोले मत बताइए या ये चीज मत कीजिए, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन है आप पॉलिसी ले रहे हैं लेकिन क्लेम आप नहीं लेंगे, क्लेम आपका फैमिली मांगेगा और आपकी फैमिली को फिर परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी आप कोई भी टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखिए कि आपको जानकारी सही देनी है, सटीक देनी है और कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है। कई लोगों का ओवरवेट रहता है, 100 किलो वजन है और 65 किलो वजन लिखा दिया। तो दोस्तों आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये डिफरेंस कितना ज्यादा होता है और कितनी ये एक छोटी सी जानकारी भी होती है जो कि गलत होती है। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले सही जानकारी दीजिए। दूसरी एक चीज कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं टर्म इंश्योरेंस, उसमें आप कितने साल तक के ले रहे हैं। कई लोग लेते हैं कि 60 साल तक के लिए प्रीमियम कम आएगी तो एक काम करो 60 साल तक के लिए कवर दे दो। दोस्तों टर्म इंश्योरेंस की जो प्रीमियम होती है वो प्रीमियम आप पे कर देते हैं, जो उसका ड्यूरेशन अगर वो खत्म हो जाता है तो वो आपका मान के चलिए लैप्स हो गया। सिंपल सी चीज है, आप इसको समझने के लिए एक अपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले लीजिए। आपसे बहुत सारे लोगों ने 2 व्हीलर और 4 व्हीलर नहीं खरीदी होगी जिसमें आप 1 साल या 3 साल का इंश्योरेंस लेते हैं। 3 साल हो गया, मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर कोई कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ या कोई क्लेम नहीं आया, तो 3 साल बाद क्या होता है दोस्तों, जो आपने प्रीमियम भरी वो लैप्स हो जाती है। सेम एज इट इज आपका टर्म इंश्योरेंस होता है। अगर आपका ड्यूरेशन खत्म हो गया, 60 साल तक आपने आपकी 60 साल एज तक ले रखा है, आप जैसे ही कंप्लीट करोगे आपका टर्म इंश्योरेंस लैप्स होगा। तो कभी भी जब आप ले रहे हैं तो कम प्रीमियम के लालच में अपनी एज का जो आपने क्राइटेरिया फिक्स किया है उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि आप 60 साल तक ले रहे हैं या 70 साल तक ले रहे हैं और 80 साल तक ले रहे हैं। इस चीज को अगर आपको समझना है कि ये कैसे ले सकते हैं, तो मेरा ये पर्सनली लेवल पे मानना है कि आपको अपनी जेनेटिक होना चाहिए। कई लोग अपनी जनरेशन देखते हैं, पिछली जो जनरेशन रहती है उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 100 साल तक नॉर्मल एज होती है। आपके दादा, परदादा या आपके फादर सब लगभग ये मान के चलिए 80, 90, 95 या 100। कई लोगों को देखा है कि 80 प्लस के बाद में ही उनका जो है वो 80 के प्लस ही उनकी एज रही है, नॉर्मल सी एज है आपकी फैमिली के अंदर, जेनेटिक चला ही आ रहा है। तो मेरे हिसाब से आप 75 तक लेके या 80 तक लेके मत लीजिए। बहुत सारी कंपनी होल लाइफ ऑफर करती है, 100 ईयर तक भी ऑफर करती है, तो आप उस चीज के लिए जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं आपकी फैमिली के अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है
कि जेनेटिक आपकी एज अगर फैमिली के अंदर 60 65 70 ही रही है सबकी पिछले कुछ सालों के अंदर, तो फिर आप 85 साल तक एक आइडियल एज मानी जाती है, 85 ईयर तक, जो कि नॉर्मली हर कंपनी दे देती है 70 से 85 की रेंज में। तो आप 85 ईयर तक का भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हमने बात कर ली कितने का लेना चाहिए, कितनी उम्र तक लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके बहुत सारे ऑप्शंस की, जिसके अंदर व्यक्ति उलझ जाता है कि मैं ये लूं कि कौन सा लूं। तो दोस्तों सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है टर्म इंश्योरेंस के अंदर, वो होता है वेवर ऑफ प्रीमियम। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल लेना चाहिए। उसका एक रीजन मैं आपको सिंपल सा बताता हूं कि मान लीजिए कि आपने टर्म इंश्योरेंस में कोई प्रोडक्ट ले लिया, टर्म इंश्योरेंस किसी कंपनी से। अब आपके साथ में ऐसी दुर्घटना हुई कि आपकी डेथ भी नहीं हुई है और आपको कंटिन्यू आप इनकम के लायक भी नहीं रहे, मतलब आपको बेड रेस्ट के ऊपर आ गए, जैसे कोमा में चले गए, या किसी प्रकार की ऐसी डिसेबिलिटी हो गई आपके साथ में जिसके अंदर आप इनकम के पर्सन के लायक नहीं रहे। तो इस केस के अंदर आपका वेवर ऑफ प्रीमियम जो राइडर रहता है, ठीक है, वो काम करता है बहुत सारी डिसेबिलिटी के ऊपर। आप उसके अंदर ये जब लेते समय पे ये भी चेक कर सकते हैं कि किन किन डिसेबिलिटी के ऊपर वो प्रीमियम का जो राइडर है वो काम करेगा, वेवर ऑफ प्रीमियम। उसका मतलब ये रहता है कि आप अब यहां से आपको जो प्रीमियम है वो पूरी वेव्ड ऑफ हो जाएगी, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी अगर मैं बात करूं दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की जो वेवर ऑफ प्रीमियम के बाद होता है एक्सीडेंटल। दोस्तों आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस राइडर के लिए। अगर आप अपना ऑफिस वर्क करते हैं, आपका इतना ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं है, आप बिल्कुल आपका जो लाइफ स्टाइल है बहुत सिंपल है, आप एक छोटी सी सिटी से बिलोंग करते हैं जहां पे आप, मतलब आज भी अगर मैं छोटे जो अर्बन एरिया है, मतलब शहरी क्षेत्र में तो आते हैं लेकिन छोटी छोटी सिटीज होती है, वहां पर मैंने देखा है कि बिल्कुल नॉर्मल सा ट्रैफिक और इन सब चीजों में छोटी छोटी जगह पे ही ट्रैवलिंग होती है। लेकिन कंपेरेटिवली मेट्रो सिटीज की बात करूं जहां पे 10-10 15-15 किलोमीटर डिस्टेंस, 20 किलोमीटर डिस्टेंस होता है ऑफिस का, और उस बीच में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होती है। या मैं बात करूं आपकी जॉब प्रोफाइल जो कि रूट की है, मतलब आपको फील्ड पे ही रहना होता है, तो उस समय पे आपके साथ में दुर्घटना और हादसे होने के चांसेस ज्यादा है। तो दोस्तों अगर आपकी लाइफ स्टाइल या आपका जो कुछ ऐसा केस है या आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर ऐसी रही है एक्सीडेंटल डेथ वाली, तो दोस्तों मेरा ये सजेशन रहता है कि फिर आप एक्सीडेंटल बेनिफिट ले लीजिए, क्योंकि ये जो राइडर होता है ये आपके क्लेम को दुगना कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सीडेंटल राइडर ले रखा है और 1 करोड़ का आपका टर्म इंश्योरेंस है, और एक्सीडेंट के कारण आपकी डेथ हो गई, तो आपको जो एक्सीडेंट की डेथ के कारण जो राइडर है वो एक्टिव होके आपको जो क्लेम मिलेगा आपकी फैमिली को वो 2 करोड़ का मिलेगा। ये आपके क्लेम को दुगना कर देता है एक्सीडेंटल राइडर। तो ये राइडर आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जरूरत है या नहीं। कई बार ये होता है कि प्रीमियम ज्यादा के चक्कर में या प्रीमियम कम आ रही है, इस चक्कर में आप उसे छोड़ देते हैं, और कई बार लोग ज्यादा प्रीमियम लेने के चक्कर में किसी व्यक्ति को दे देते हैं। तो आप अपनी जरूरत ऐसे समझ सकते हैं कि क्या आपकी जो लाइफ स्टाइल है, जो आप अभी जीवन जी रहे हैं, जीवन यापन आपका चल रहा है, उसके अंदर इस राइडर की इंपॉर्टेंस कितनी है, राइट। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों रिटर्न ऑफ प्रीमियम की। रिटर्न ऑफ प्रीमियम एक ऐसा राइडर है जिसके अंदर आप जो अपनी प्रीमियम भरते हैं टर्म इंश्योरेंस के अंदर, वो प्रीमियम को थोड़ी सी बढ़ा देता है, लेकिन जब आपका ड्यूरेशन खत्म होगा, मतलब मान लीजिए कि आपने 70 साल की एज तक आपने टर्म इंश्योरेंस लिया है, 70 साल की एज के अंदर आपका अगर उसके पहले ही आपका जो डेथ है, डेथ क्लेम है, वो आ जाता है तो आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छा जीवन यापन किया और उस एज को आपने क्रॉस कर लिया, तो जो प्रीमियम आपने पे करी है उसमें से कंपनी आई थिंक जीएसटी हटा देती है, और वो जो प्रीमियम बची हुई आपकी कोर प्रीमियम है वो आपको रिटर्न कर देती है। तो ये रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर होता है जो आपको कंपनी अब देने लगी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कम से कम मुझे तब तक वापस तो मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसलिए मैं आपको ये राइडर के लिए ये सजेशन एक जरूर दूंगा कि कई बार ये होता है कि कई कंपनियां बैरिकेड्स लगा देती है कि अगर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम का राइडर लेंगे तो आपको 85 साल तक का कवर नहीं मिलेगा, आपको 70 साल तक का ही कवर लेना होगा, राइट। तो आप इस चीज को देखिए कि आपकी नीड क्या है। क्या आपको 85 साल तक का कवर चाहिए, तो डेफिनेटली आप 85 साल तक के कवर तक के लिए जाइए। रिटर्न ऑफ प्रीमियम के राइडर को आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे 70 तक ही कवर चाहिए, तो फिर आप रिटर्न ऑफ प्रीमियम के राइडर के साथ भी जा सकते हैं। अभी आज की डेट के अंदर कैंसर कवर भी आ चुका है जो कि कैंसर प्रोटेक्शन आपको देता है। अगर मैं बात करूं टर्म इंश्योरेंस के लेके, तो टर्म इंश्योरेंस को लेके कंटिन्यू अपडेटेड आते जा रहे हैं। पहले प्रीमियम बहुत नॉमिनल होती थी, बहुत कम प्रीमियम के ऊपर मिलता था। आफ्टर द कोविड इस 2 साल के अंदर प्रीमियम कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जितनी देर आप करेंगे
उतना टर्म इंश्योरेंस आपको महंगा मिलेगा। उसके दो रीजन है, एक तो ये एज के हिसाब से चलता है, अगर आपकी एज 30 साल है और आप 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो दोस्तों एक नॉर्मल से प्रीमियम में आपको बताता हूं कि अगर आप रेगुलर प्रीमियम भर रहे हैं तो एक आइडियली 1200-1500 रुपए महीने की आपकी प्रीमियम आएगी 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की, जो कि नॉमिनल सी होती है। लेकिन यही 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आप जब 40 साल की एज में लेने जाएंगे, जब आपकी एज 40 साल हो चुकी होगी, तो हो सकता है ये 1200-1500, 2200, 2300 हो जाए, या हो सकता है कि 3000 के आसपास आ जाए। क्योंकि प्रीमियम बढ़ना अभी भी आप लेंगे, अगर आपकी एज 40 साल है तो आपको ज्यादा आएगी, और जो अभी कंटिन्यू जो कंपनियां कंटिन्यू जो रेट बढ़ाती जा रही है प्रीमियम के, जो महंगा करती जा रही है इंश्योरेंस को, क्योंकि क्लेम ज्यादा आ रहे हैं। आपने देखा पैंडेमिक के अंदर बहुत सी डेथ हुई है हमारे देश के अंदर, तो बहुत सारे क्लेम्स भी बढ़े हैं। हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में तो बहुत ज्यादा बढ़े हैं, और लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी कंपनियों की तरफ जो क्लेम का रेशियो है वो कंटिन्यू बढ़ा है। तो इसके कारण से जो है आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां पे आपको जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना आपको बेनिफिट रहता है, जितनी कम एज में आप ले लेंगे टर्म इंश्योरेंस उतना बेनिफिट रहेगा। अब हम बात करते हैं, हमने 3 चीज पे बात कर ली कि कैसे हमको लेना, कौन सी प्राइडर को लेना है, हमें कितने का लेना है, हमें इसे किस तरीके से लेना है, क्या क्या चीज हमें देखनी है। ये 2 से 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब मैं बात करता हूं कि हमें पैसा कैसे भरना है। क्या रेगुलर ऑप्शन ही होता है 1200-1500 रुपए महीना ही भरना है, या मैं कैसे सिलेक्ट कर सकता हूं? तो दोस्तों इसके अंदर जो ऑप्शन है वो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं आपको मार्केट में। जैसे सबसे पहला ऑप्शन होता है रेगुलर, जो कि सबसे कम प्रीमियम आती है। इसको लेते समय पे आप इस चीज को देखिएगा कि आपकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आपकी जो जॉब है या आपकी जो बिजनेस है उसमें इनकम सिक्योरिटी कितनी है कि आप उसको कंटिन्यू पे करेंगे। वरना 2-4-5 साल पे करने के बाद अगर आपको कंटिन्यू हर महीने प्रीमियम पेइंग में दिक्कत आ रही है, तो फिर ये प्लान आपके लिए दिक्कत देगा। अगर आपने बीच में कोई प्लान मतलब लैप्स कर दी प्रीमियम, तो इसका ड्यूरेशन अगर निकल गया, उसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, तो टर्म इंश्योरेंस का कवर आपका खत्म हो जाएगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा टर्म इंश्योरेंस लेते समय पे। आप इसके अंदर एक बेनिफिट ये भी ले सकते हैं कि आपने रेगुलर पे की जगह पे कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन सिलेक्ट कर लिया। जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन होता है सिंगल प्रीमियम। दोस्तों आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सजेशन देते हैं कि इतना पैसा क्यों देना, उतना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दो या उतना पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति की मेंटालिटी, हर व्यक्ति की जो सोच होती है वो अलग होती है। व्यक्ति की ये है कि मेरे तरफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे इसे 5 साल के अंदर या 10 साल के अंदर या 50 साल के अंदर मुझे 5 लाख पे करना है, 10 लाख पे करना है। मैं यहाँ पे अभी से 2 लाख पे करके ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो जाऊं, ताकि मैं दूसरी चीजों की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी या दूसरी जगह पे अपना ध्यान लगा सकूं। तो कई लोगों की मेंटालिटी ये रहती है कि अभी इकट्ठा इतना क्यों देना, धीरे धीरे भर देंगे। तो ये भी एक मेंटालिटी होती है। तो सबकी अपनी सोच होती है। तो अगर आप कंफर्टेबल है कि हाँ एक बार मैं भर सकता हूँ, मेरा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर से मैं 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख रुपए एक साथ निकाल के दे दूंगा, मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कवर एक बार चालू हो गया और मेरा 85 साल तक का कवर हो जाएगा, तो मेरे लिए कंफर्टेबल जोन रहेगा, तो आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है सिंगल प्रीमियम एक बार में भरने में ज्यादा हो रही है, तो आप उसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 12 साल, उस हिसाब से आप अपने जो है उसको सेट कर सकते हैं कि आप कितने साल तक के लिए कंफर्टेबल है। जैसे कई लोगों का ये है कि मेरा होम लोन अभी चल रहा है, फिलहाल मैं नहीं भर सकता अभी, या मैं अभी भर सकता हूं, बाद में अभी मैं घर ले लूंगा तो फिर मेरे पास मेरा होम लोन की ईएमआई चालू हो जाएगी, तब मेरे पास इतना फंड नहीं रह पाएगा। तो सबकी अपनी नीड होती है। तो आप अपनी नीड और अपनी जो प्रोफाइल है, अपनी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, उसको अच्छे से आप समझ सकते हैं कंपेरेटिवली एजेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर के। राइट, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है उसको आप समझते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों ये टर्म इंश्योरेंस की कुछ बेसिक चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई। अगर मैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में समझूं आपको, तो इस चीज को आप ऐसा समझिए कि ये टर्म इंश्योरेंस कितना जरूरी है और आपको टर्म इंश्योरेंस कितना लेना जरूरी है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि टर्म इंश्योरेंस आपकी लाइफ के अंदर आपको क्या रोल प्ले करता है। एक उदाहरण आप मुझसे सुनिएगा, आपको अगर समझ में आएगा तो बहुत जल्द हो जाएगा। एक फैमिली है, हर फैमिली के अंदर आपने देखा होगा छत पर एक पानी की टंकी रखी होती है, उसे हम भरते हैं। किसी परिवार के अंदर 5 सदस्य रहते हैं तो उनके पास में 1000 लीटर की टंकी होती है। किस परिवार के अंदर 10 रहते हैं या किसी में 15 रहते हैं तो वहां पे 5000 लीटर, 10,000 लीटर की टंकी रखी होती है। लेकिन अगर जो परिवार जिसमें 5 सदस्य रहते हैं उसने 10,000 लीटर की टंकी रख ली, तो क्या उसे जो फील करना है, जो उसे टंकी को भरना है, वो बार बार भरना पड़ेगा
नहीं, हो सकता है कि वो 1 महीना भी निकाल दे पूरा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि परिवार के अंदर 15 सदस्य रहते हैं, लेकिन उन्होंने छत पर जो है केवल 1000 लीटर की टंकी रख रखी है, बहुत छोटी सी। तो आपको क्या लगता है, क्या एक दिन भी उनका निकल पाएगा? बिल्कुल नहीं निकल पाएगा। ये एग्जाम्पल देने का मेरा रीजन यही था कि टर्म इंश्योरेंस का जो सम अश्योर्ड रहता है वो आपकी जरूरत होती है, कि आपकी जरूरत कितनी है, आप पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट पर्सन कितने हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपकी फैमिली के अंदर आप अकेले हैं, ठीक है, आपके 2 बच्चे हैं, आपके मदर फादर आप पे डिपेंडेंट है, वो रिटायर्ड है। तो अगर मैं बात करूं तो 2 लोग वो, आपकी वाइफ और आपके 2 बच्चे, तो 2 मेंबर प्लस 2 4 5 मेंबर आप पर डिपेंडेंट है। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिपेंडेंसी की, तो कई जगह पे ऐसा भी होता है कि मदर फादर नहीं है, सिंगल फैमिली है और एक ही बच्चा है, तो नंबर ऑफ डिपेंडेंस हो गए 2 नंबर। तो 2 लोगों की डिपेंडेंसी और 5 लोगों की डिपेंडेंसी, दोनों के ऊपर फर्क पड़ता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के आप अपना टर्म इंश्योरेंस सिलेक्ट कीजिए और अपने परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकते हैं। दोस्तों, ये टर्म इंश्योरेंस को लेकर बहुत सारी चीजें आपको क्लियर करने की कोशिश की। अगर लगता है आपको कि टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके माइंड में अभी भी कोई सवाल है, या अभी भी आप टर्म इंश्योरेंस लेने में हिचक रहे हैं, या अभी तक आपने नहीं लिया है, तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस के अंदर आप हमसे भी अगर लेना चाहते हैं टर्म इंश्योरेंस मल्टीपल कंपनीज के ऑप्शंस के साथ में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। आप अपने रिस्क को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर ऐसा कोई राइडर जो आपने सुना नहीं, या आपको लगता है कि आपने देखा मतलब सुना है, या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर ऐसा कोई भी आप डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे रिसेंटली बनाए गए एचडीएफसी के पार एडवांटेज के वीडियो के बाद में बहुत सारे लोगों के मेरे पास में जो कि व्हाट्सएप के ऊपर कमेंट्स आए थे, जिन्होंने जो पार एडवांटेज है उसको किसी अलग प्रकार से सेलिंग करने की कोशिश करी, या गलत तरीके से उनको मिसगाइड किया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप भी कोई प्लान ले रहे हैं और उसके बारे में आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं किसी भी कंपनी का, और आप उसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत जल्द हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं। दोस्तों, ये रहा टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड पूरा एनालिसिस जो मैंने आपके सामने रखा। बहुत जल्द हाजिर होता हूं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ में। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि टर्म इंश्योरेंस को लेकर जो जागरूकता है वो लोगों में पहुंचे और उसकी इंपॉर्टेंस को ये समझे। अगर आपको चैनल के ऊपर दिए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, एक बार फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।